बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, लाहौर की नशिस्त 133 NA में ज़िमनी इंतखाबात को मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीत लिया, लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा डट कर मुकाबला किया और पीपल्स पार्टी ने जो वोट हासिल किए उसकी तवक्को ही नहीं की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कई इंतखाबात के अंदर लाहौर में कोई खातिर खा वोट हासिल नहीं कर सकी थी। इस बार अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद इन इंतखाबात में हिस्सा PTI न ले सकी, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में भी ये तजिया किया जा रहा था कि यह पीपल्स पार्टी 10,000 से ज़ायद वोट नहीं ले सकेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इतने वोट लिए कि अब ये गुमान होने लगा है कि लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के माबैन जो मुकाबला हुआ करता था, वहाँ पीपल्स पार्टी भी अब एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मौजूद होगी। क्या ये NA 133 का इलेक्शन आने वाले इलेक्शंस के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि अगर आप लाहौर के सियासी हलकों का जायज़ा लें तो बहुत से हलकों के अंदर आपको पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन, पीपल्स पार्टी के पुराने वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में भी नज़र आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलते हुए भी नज़र आते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कारकुन PTI से मायूस होकर वापस पीपल्स पार्टी की तरफ गए हैं। वोटर्स भी मायूस हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पीपल्स पार्टी में वापस गए हैं। क्या ये रेशो इसी तरीके से बढ़ती रही तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर शहर के हलकों में इलेक्शन लड़ना कितना ही मुश्किल हो जाएगा, ये भी बड़ा अहम सवाल होगा। साथ साथ जायज़ा लेंगे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल साहब ने इतने वोट लिए तो लिए कैसे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये सीट अगरचे जीत चुकी, लेकिन इसके साथ साथ क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी पीपल्स पार्टी लाहौर जो उनका गढ़ समझा जाता है वहाँ एक चैलेंज के तौर पे सामने आएगी? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ अयाज शुजा साहब। अयाज शुजा साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। उनके साथ कर्नल मुबशर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, लाहौर के लॉर्ड मेयर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पंजाब असम्बली के अंदर एक बड़ी तवाना आवाज़ हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके साथ साथ हम जायज़ा लेंगे कि इस वक्त जो इलेक्शन आज के रिज़ल्ट हुए और जो इलेक्शन पोलिंग डे हुआ, इस पे दोनों जमातों की कारकर्दगी कैसे रही। प्रोग्राम का आगाज़ अयाज शुजा साहब आपसे करना चाहूँगा मैं। तो की जा रही थी कि इतने पीपल्स पार्टी वोट ले जाएगी? मलिक साहब, इलेक्शन से पहले तो बिल्कुल नहीं की जा रही थी और पिछले इलेक्शंस में जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी रही उससे तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि पीपल्स पार्टी 10,000 से ज़्यादा वोट्स लेगी। सुबह 12 बजे तक दोनों ही पोलिंग कैंप्स के ऊपर वोटर्स की तादाद ना होने के बराबर थी। 12 बजे के बाद वोटर्स को घरों से निकाला गया। आपको भी पता लाहौर में इतवार का कल्चर क्या होता है, लेकिन हैरानकुन हद तक पीपल्स पार्टी का वोटर नज़र आया और उसकी वजह शायद ये थी कि इस बार सिंध से बराह रास्त जो मरकज़ी क़यादत थी वो इन्वॉल्व थी और असलम गिल को मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी उनकी। एक एक दिन का बल्कि एक एक जलसे या एक एक कॉर्नर मीटिंग की रिपोर्ट जो थी वो कराची और बिलावल हाउस में भेजी जा रही थी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो वोटर्स जो नाराज़ होकर घरों में बैठ गए थे, जो समझते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब को भूल चुकी है, 2008 के बाद ऑनवर्ड पीपल्स पार्टी ने पंजाब को नज़रअंदाज किया है, वो वोटर्स एक बार फिर हमें सामने नुकसान किसे होगा आइंदा इंतखाबात के अंदर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए पीपल्स पार्टी चैलेंज बनेगी? मर्द साहब, ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने वो वोट कैप्चर किया था जो एंटी मुस्लिम लीग नून था। वो वोट जो पीपल्स पार्टी को पड़ता था वो बहुत हद तक तहरीक इंसाफ की तरफ मूव हुआ। अब ये आज असलम गिल के इतने ज़्यादा वोट लेने से तहरीक इंसाफ के लिए एक तो ये बड़ी अलार्मिंग वो है कि पीपल्स पार्टी अब जनरल इलेक्शन में भी खुलकर सामने आएगी, और दूसरी बात यह है कि एंटी मुस्लिम लीग नून वोट जो है वो अब डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर कुछ वोट तहरीक इंसाफ के लिए जाएगा तो कुछ वोट फिर पीपल्स पार्टी को जाएगा। यानी कि अगर 2018 के आप इलेक्शंस देखें तो जो 4 सीटें कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी, उन पर भी उनको प्रॉब्लम पहले ही दरपेश थी और उनके PMNAs बरबला कहते नज़र आ रहे हैं कि महंगाई और जो दूसरे अवामिल है उसकी वजह से लोग, उनके वोटर्स भी उनसे नाराज़ हैं। लेकिन अब ये जो पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होने जा रहा है, जो आज के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने इतने वोट लेके साबित किया कि पीपल्स पार्टी अभी भी लाहौर जो कि किला है PMLN का जिसे कहा जाता है उसमें इतने वोट लिए, उससे हम कह सकते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज। पोलिंग डे मजबूरी तौर पर कैसा रहा लाहौर के अंदर? अगर आप देखें इलेक्शन में
बयानात की हद तक तो टेंशन रही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन, लेकिन पोलिंग डे मजमूई तौर पर कैसा था? मजमूई तौर पर एक आध नाखुशगवार वाक़े के अलावा कहीं पे भी कोई नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि वो एग्रेशन, वो शिद्दत पसंदी जो हमें PTI और PMLN के वर्कर्स के दरमियान नज़र आती थी, और वो ज़ाहिरी बात है वो क़यादत के बयानात की वजह से थी या क़यादत का बड़ा सख्त स्टांस था, वो हमें पीपल्स पार्टी के वर्कर्स में नज़र नहीं आई। हमें कहीं पे भी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स मुतहारब पोलिंग कैंप्स में मुतहारब नज़र नहीं आए। उनकी ये कोशिश ज़रूर थी कि हमारे वोटर्स 5 बजे से पहले पहले वोट कास्ट कर लें, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी महाज आराई से अग्रेस किया। ठीक है, कर्नल मुबशर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। लॉर्ड मेयर लाहौर के कर्नल मुबशर साहब, आज जो कुछ इलेक्शन डे पे जो पोलिंग हुई पुरअमन हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी का इतना वोट लेना, इसकी तवक्को आप कर रहे थे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये हल्का मुस्लिम लीग नवाज़ का है, वॉक ओवर है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, पीपल्स पार्टी इतने ज़्यादा वोट ले नहीं पाएगी। आपके लिए भी हैरान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये हैरान कौन हमारे लिए इसलिए नहीं है कि आज नवाज़ वर्सेस एंटी नवाज़ फोर्सेस का मुकाबला था और पीपल्स पार्टी तो फ्रंट पे थी। इसके साथ मुझे लगता है कि बाकायदा ज्वाइन हैंड किया था तहरीक इंसाफ ने, उसके बाद ताहिरुल कादरी साहब की जमात ने, और उसके बाद और भी जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके जो वर्कर्स हैं वो हमें लोगों के घरों से वोट निकालते हुए नज़र आए। और उसके बाद जो आज सबसे बुरी चीज़ जो देखने में नज़र आई, जरदारी साहब ने पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा किया है कि लोगों को पहले तो 4-5 दिन हमारे इतलात थी कि 2000 रुपया फ़ी वोट दिया गया है, और आज हमने खुद और हमारे बहुत सारे साथियों ने देखा कि उनके लोग 5-5 हज़ार रुपया ख़वातीन को दे रहे थे पोलिंग स्टेशंस के बाहर। जब एक जगह पर हमने उनको मना की तो हमारे जो वर्कर्स थे उनके साथ आपने रिपोर्ट देखी होगी मुख्तलिफ टीवी चैनल पे कि हाथापाई करने की कोशिश की। तो अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग लेते हैं या जो देते हैं वो उस सीन से फौरी तौर पे दाएं बाएं हो जाते हैं, तस्वीर वगैरह उतारने का मौका भी नहीं मिलता। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो आज लाहौर के इस इलेक्शन में नजर आई है। कर्नल साहब, यही इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी, कर्नल साहब ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी आप पर लगाती रही कि आप लोग भी वोट खरीद रहे थे। ये इल्ज़ामात तो दोनों तरफ से लगे हैं। देखें, जो हमारी फिल्म गई थी और जो मीडिया पे मुश्तहर हुई, वो एक कमरे में बैठकर प्रॉपर 2 आदमी जो है वो रुपए पकड़ के बैठे हुए, पीछे हमारी कैंडिडेट शाइस्ता साहबा की तस्वीर लगी हुई थी और 2-2 आदमी अंदर आ रहे थे। तो क्या इस तरह की जो शूटिंग है वो तो अगर हम खुद करते तो करते ना जी, जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह की शूटिंग तो नहीं कर सकते। तो ये तो आप देखें, टेक्निकल लोगों से आप पूछें कि ये दुश्मनों की बनाई हुई फिल्म है या मुखालिफिन की बनाई हुई फिल्म है जो टीवी और सोशल मीडिया पे मुश्तहर हुई, या वो हम इस तरह की बनाकर निकालेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी की जो फिल्में आई हैं वो लोगों ने वीडियोस बनाई हैं अपने टेलीफोन सेल्फ टेलीफोन से, और वो उसी तरह लाइनों में लगे हुए नज़र आते हैं जब वो लोगों को पैसे बट रहे हैं, और साफ पता चल रहा है कि लोगों ने छुप कर वो मूवीज़ बनाई हैं। तो इससे आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन हक और सच पर है और कौन झूठ है। लाहौर में मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्शन का कल्चर, PTI के एक वर्कर, एक लीडर है, उन्होंने आज से जो पहले इलेक्शन थे 2013 वाला, उसमें नोटों की भरमार की थी, इतना पैसा खर्च किया था। मेरा ताल्लुक उसी हलके से है, लोगों को मोटरसाइकिलें तक दी गई और इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया गया कि अब वो नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं रही। तो वो भी PTI के एक सरकर्दा रहनुमा हैं और इस इलेक्शन में जरदारी साहब ने एक नई रवायत डाल दी है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी जमहूरी तारीख़ में ये चीज़ें हमें इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर किस सतह पर ले जाएंगी। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तमाम पार्टी लीडरान से ये दरख्वास्त करूँगा कि बराह करम ये अपने मुल्क में तो हम
अपना मजाक बनाते ही हैं। ये दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है और प्रोबेबली यही वजह है कि आज इस हुकूमत के दौर में हम इंसाफ की दुनिया में पाकिस्तान के आखिरी 2-3 नंबरों में आ गए हैं। करण साहब जो वोट आपने करण साहब जो आपने वोट लिए थे, करण साहब जो आपने वोट लिए 2018 के इलेक्शन में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 89 से ज़्यादा वोट लिए 1000 से, अब वो उतने वोट हासिल ना किए जा सके, इसकी वजह क्या है? अच्छा देखें जी, इस दफ़ा सरप्राइजिंगली टर्न जो लोग वोट देने के लिए निकले हैं, टर्न आउट जो रहा है वो हार्डली 15% है। तो अगर हम उस वक्त की जो टर्न आउट था उसकी परसेंटेज को आज की परसेंटेज से कंपेयर करें तो हमारा रिज़ल्ट पिछले रिज़ल्ट से भी बेहतर है। कहाँ 55-56% टर्न आउट और कहाँ 15% टर्न आउट, और इसी परसेंटेज आप मैथमेटिकल फार्मूले से अगर आप निकालें तो हमारा जो टर्न आउट के हिसाब से हमारा जो वोट है वो पिछली इलेक्शन से भी बेहतर निकला है। करण साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शुजात साहब जो करण साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम 55% वोट्स को देखें जो 2018 के इलेक्शन में हुए और आज अगर 15% के करीब टर्न आउट है तो इस लिहाज से PMLN ने ज़्यादा वोट लिए हैं आज के इलेक्शन में। 17% सर अब तक का टर्नओवर है और उस लिहाज से वाकई PMLN के वोट्स बड़े हैं। उस इलेक्शन में 10,000 के करीब का फ़र्क था PTI और PMLN का, और टर्नओवर वाकई 54 पॉइंट समथिंग था उस इलेक्शन में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो PMLN का टर्नओवर जिस हिसाब से वोट पड़े हैं तो कर्नल साहब की बात में वज़न है कि उनका टर्नओवर बड़ा है। और ज़ाहिर बात है उसकी वजह यही है कि मुस्लिम लीग नून, जिस तरह PTI ने अपना एक बयानिया लिया था 18 से इलेक्शन से पहले, मुस्लिम लीग नून किसी हद तक कामयाब नज़र आ रही है अपने उस बयानिए में। जो महंगाई, बेरोज़गारी और उसके ख़िलाफ़ वो PTI के ख़िलाफ़ स्टांस ले रही है, क्योंकि अगर आप मासिस लेवल पे जाएं तो लोग वाकई महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग हैं, लोग महंगाई को महसूस करते हैं। बरमल आप उस पर बात करते हैं, टर्न आउट कम क्यों रहा? लोगों ने इलेक्शन में भरपूर तरीके से वोट क्यों नहीं डाला? क्या वजह ये थी कि PMLN जीत रही है बस ये इस वजह से? PMLN की क़यादत वोटर्स को उस तरह मोबिलाइज करने में उस तरह मुतहरिक आज नज़र नहीं आई जिस तरह जनरल इलेक्शन में नज़र आई। सुस्ती की वजह क्या थी कि क्या हम बस जीत रहे हैं कि ये हल्का PMLN गुज़श्ता कई इंतखाबात से जीतती आ रही है और 18 में भी जीती, और इस वजह से शायद ओवर कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि आज हम दोपहर 1-2 बजे तक देखते रहे कि एक वैन में 1-2 वोटर्स को लाया जाता रहा, यानी कि जहाँ पे 15-20 लोग बैठ के आ सकते हैं 1-2 वोटर्स को लाया जाता रहा। इसका मतलब है कि इलेक्शन से पहले जो कैंपेन की गई उसमें छुट्टी का दिन होने के बावजूद वोटर्स को PMLN अपने पोलिंग बूथ में लाने में कामयाब नहीं हो सकी। और अगर हम पीपल्स पार्टी की तरफ देखें तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे। अगर 2018 के इलेक्शन को देखें कि उनके जितने वोट्स उसमें थे वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ। कर्नल मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब ये बताइएगा कि ये जो वोटों की शरह है 17%, इसमें आप समझते हैं कि PMLN ने भी वोटर्स को निकालने में किसी कोताही का मुजाहरा किया? अगर PMLN वोटर्स को निकालती भरपूर आज इलेक्शन डे के ऊपर तो शायद और शरह बढ़ जाती। ये पॉसिबल हो सकता है? देखें, ये आप अगर पूरी तारीख भी देख लें तो जो ज़मीनी इलेक्शंस होते हैं ना जी, उसमें 15 से 20% की ही टर्न आउट रहा है। आज हम इधर बैठे ये एनालिसिस कर रहे थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। जब लाहौर में पहले भी ज़मीनी इलेक्शंस होते रहे हैं तो टर्न आउट बड़े बड़े हलकों में भी 65-70 टोटल इतना रहा है। बात असल में ये है कि इतना लो टर्न आउट होने के बावजूद हमारी जो अभी आज की लीड है वो 14 से 15 हज़ार के दरमियान है। अभी डेफिनेटली थोड़ी देर में एग्जैक्ट फिगर्स आ जाएंगे, तो हम फिर भी ये समझते हैं कि लो टर्न होने के बावजूद हमारा जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने कर्नल साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शिबली फराज साहब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा इबहम पाया जा रहा था कि EVM पर होंगे नहीं होंगे। शिबली फराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लाहौर के इलेक्शन भी हुए, अब बलदियाती इंतखाबात सर पर आन खड़े हैं और ये कहा जा रहा है, कुछ खबरें हैं कि EVM पर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, कुछ कहा जा रहा है नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं, तहसील के इंतखाबात या मेयर के इंतखाबात EVM पर ही होंगे? जी शुक्रिया।
बात यह है जी कि बिल्कुल ये इंतखाबात जो मेयर के इलेक्शन हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं ईवीएम पे। हमें सरकारी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन ने अभी नहीं कहा, बट मीडिया से ये पता चला है कि वो भी कराना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो मेरा ख्याल है ये बात खुशाइंद है। और जो सिंगल बैलेट है वो बिल्कुल हो सकते हैं ईवीएम पे। सिर्फ जो मल्टीपल बैलेट्स हैं जिसमें कि लाइक मजदूर, अकलियत, किसान, इस किस्म के जो मल्टीपल पैनल्स होते हैं जिसमें कि 6 से 8 वोट देने पड़ते हैं, वो ईवीएम पे नहीं हो सकते। लेकिन जो मेजर इलेक्शन है उसका लोकल बॉडीज का, तहसील नाज़िम का, वो बिल्कुल हो सकता है। फिर ये फैसला हो चुका है, क्योंकि कुछ आपके कुछ बयानात के हवाले से कुछ इबाम पाया जा रहा था कि शायद तहसील नाज़िम के इलेक्शन ईवीएम पर नहीं हो सकेंगे। नहीं, ये इबाम फैलाया जा रहा है, लेकिन ये इबाम बिल्कुल नहीं है। मैंने बड़ी क्लियरली ये कहा है कि जो तहसील नाज़िम का इलेक्शन है वो बिल्कुल लोकल बॉडीज में वो बिल्कुल मशीनों पर ईवीएम पे हो सकता है। शिबली फराज साहब, इस सिलसिले में जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे भी आप मुशावरत करके उनको एतमाद में लेंगे, क्योंकि अभी तक ईवीएम के खिलाफ अपोजिशन की जमातें मुसलसल बयानबाजी भी कर रही हैं, उस पर अदम एतमाद का इजहार भी कर रही हैं। क्या उनको ऑन बोर्ड करने की फिर कोशिश की जाएगी? देखिए, बिल्कुल कोशिश तो हम मुसलसल जारी रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि एक जो अपोजिशन है वो उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि वो इसको समझ सकें। समझते हैं वो, लेकिन उन्होंने इसको एक मुखालिफत बराए मुखालिफत की हुई है। और हमारी अभी भी कोशिश है, ओपन ऑफर है पार्लियामेंट में भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, हम भी अपने लेवल पे कर रहे हैं कि वो इस हकीकत से जो है ना तो नजरें नहीं चुराएं। और अब दुनिया में हर जगह पे अब ये हो रहा है, फ्रांस में, जर्मनी में, जिसकी की मिसालें बार बार देते थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अब दोबारा शुरू हो गई। 2023 में जो फ्रांस में जर्मनी इलेक्शन होंगे वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो उस पे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होंगे। तो अब नया दौर है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है हमने, और ये सारे जो ये मसले मसाइल हैं गिनती के और इलेक्शन पोलिंग दे के, वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये अपने आप को ये मौका तो दें कि ये इस चीज को पब्लिकली डिस्कस करें, और उसकी जो मेरिट्स हैं, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन है, उसको बिल्कुल हम वो करेंगे। लेकिन अब बात जो है तो इलेक्शन कमीशन की है, वो भी अपना रोल अदा करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये 2023 तक इंशाल्लाह सब जमातें इस हकीकत को मान लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर के इलेक्शन में वोटों की जो शरह तस्वर की जाती, सोची जाती, उससे बेहतर कारकर्दगी के मुज़ाहरात। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में। हसन मुर्तज़ा साहब, कर्नल मुबशर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लॉर्ड मेयर हैं लाहौर के। वो कह रहे हैं कि आज चमक ने काफ़ी काम दिखाया। पीपल्स पार्टी ने जो वोट लिए इतने ज़्यादा, इसमें पीपल्स पार्टी ने खासी जो है वोटर्स को अपने साथ मिलाने के लिए चमक को इस्तेमाल किया। गुजारिश ये है कि जो ये चमक वाली बात है मुझे समझ नहीं आती। हमने तो चमक से अपने वोट बढ़ा दिए और मान लिया है लम्हे के लिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि 90,000 से कम हो गए, 40,000 से कैसे आ गए? क्या वहाँ भी हमने ऐसा दे इनके वोट काम कर दी है? ये बातें होती है सिर्फ करने के लिए। हमने ये इलेक्शन शाह साहब अगर आप लाउड स्पीकर बंद कर लेंगे तो आपकी आवाज जरा क्लियर हो जाएगी। जी मैं कर रहा हूँ जी, मैं कोशिश जी अब आपके अब क्लियर है। मैंने गुजारिश की है जी कि ये हमने वोट जो बढ़ाए हैं ये हमने पैसों से खरीद लिए हैं, तो इनके किसने कम कर दिए हैं? हमारा ये इलेक्शन जो था, हम ये सियासी बुनियादों पे लड़ रहे थे। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद है जी, ये हल्का कोई इनका नहीं है जी, ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। और हमारी जो थोड़ी सी नालायकियां थी, नाअहलियां थी, हम आज भी तस्लीम करते हैं। हमारा जो आवाम से राब्ता था, हमारा जो अपने कारकुन से दूरी थी, हमने वो फासले कम किए, हमने उस गैप को फिल करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और हम आज भी इन्हें ये नहीं कहते जी कि ये कोई
ठीक है, एक उनकी अपनी जमात है और वो है, लेकिन हमारा आज का ये वोट जो है ये इसे टोकन समझे। लाहौर हमारा है और पीपल्स पार्टी का गढ़ है। ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में लाहौर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फतह करेगी। मैं आज कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में बैठ के, और मैं इंशाअल्लाह ताला इसको हम पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे और वजीर आला भी आने वाला हमारा होगा। हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से कारकुन और बहुत से उनके वोटर्स आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए थे। क्या ये इस इलेक्शन में उनकी वापसी मुमकिन हुई है? क्या आप समझ रहे हैं कि वो वापस आपकी तरफ लौटे हैं? देखें जी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है या सपोर्टर है या पीपल्स पार्टी का, क्योंकि इस मुल्क में दो ही फोर्सेज हैं जी, एक भट्टो फोर्सेज और एक एंटी भट्टो फोर्सेज, और कोई पार्टी यहाँ पे नहीं है। कुछ लोग हमारे से नाराज होकर हमें छोड़कर चले गए और उन्होंने वोट हमारी मफामती सियासत की वजह से पीटीआई को दिया। वो पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, ना है, ना रहेंगे। वो हमारी तरफ वापस आए। पीटीआई का अपना तो वोट बैंक जितना है, आज भी एजाज चौधरी साहब सुबह उन्होंने कहा कि हमारा वोटर वोट कास्ट ना करे। उन्होंने मना किया अपने वोटर्स को। इसमें कोई पीटीआई का हिस्सा नहीं है। जो लोग हमें वोट कर रहे हैं वो हमारे हैं, वो उनके हैं ही नहीं। तो इसमें ये कैसे हम डिस्कस करते रहे बैठ कर के पीटीआई का वोट? पीटीआई का अपना वोट बैंक है ही कोई नहीं जी। कर्नल बशीर साहब, हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं लाहौर भी उनका है, वज़ीर आला भी अगला उन्हीं का होगा, और लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, अब दोबारा पीपल्स पार्टी का होगा। सबसे पहले तो मैं हसन मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने पंजाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर हमें बहुत सपोर्ट किया बल्दियाती केस में। बाकी इतने मंजे हुए माशाल्लाह ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो कुछ बातें जो हैं वो इनको पता भी हैं। और जैसे इन्होंने फरमाया कि पीटीआई का जो वोटर है वो नहीं है हमारी तरफ, और हम ही थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही थी, और भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट है। हो सकता है किसी ज़माने में हो, बट आज जो वोट है और आज जो NA 133 में हुआ है वो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ फोर्सेस का मैच था। और मैं हसन मुर्तज़ा साहब से बड़े अदब से कहता हूँ कि शाह साहब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अया हुई हैं और वो हमने आलमोस्ट अपनी आंखों से देखी हैं। अगर एक गली में से 80 वोट जो हैं वो मर्द हजरात डाल रहे हैं और जो ख़वातीन हैं जा भी उनसे ज़्यादा रही हैं और वोट उनके कम निकल रहे हैं। ख़वातीन ल्योर हुई हैं पैसे और चमक से, और वो बेचारी जो गुर्बत इस पीटीआई ने इस मुल्क में इतनी फैला दी है कि वो 2-4-5 हज़ार रुपया जो है वो दिहाड़ीदार आदमी जिसका बच्चा रोटी से बिलक रहा हो और वो माँ जो है उसके लिए दूध ना खरीद सकती हो, तो ये एक कुदरती पहलू है कि उन माओं ने, मोहल्ले की औरतों ने कहा कि वो फलानी बीबी बड़ी अच्छी है, वो पैसे दे रही है, तो चले वोट ही तो है, हम दे देते हैं, हमें जो पैसे देते हैं। तो ये हकीकत है। बाकी जो आपने पिछले इलेक्शंस में भी देखा, पीपल्स पार्टी का वोट जितना था 5-5.5 हज़ार, वो भी है। हाँ, मैं मानता हूँ एक दौर में भुट्टो साहब जो थे वो बहुत मारूफ लीडर थे जब हम जवान थे। तो उसके बाद जो है PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग आई, PMLN ने मुस्लिम लीग को एक नई जहद दी। तो उसके बाद तो फिर आप देखें ना, पूरे पाकिस्तान में 2/3 भी हमारी मेजॉरिटी रही। अभी अब नेशनल असेंबली में भी अगर हम सारे मिल जाएं तो पीटीआई तो 10-12 सीटों की मार है ना जी, और पंजाब में भी यही हाल है। तो इसलिए ये डेफिनेट है कि पीटीआई जो है वो एक बुलबुले की तरह निकली है, और असल जो अब पॉलिटिकल पार्टीज रह जाएंगी, और ये मेरा बड़ी अरसे से मानना है, वो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रहेंगी। इसलिए जमहूरी इक़्तिदार को एक अच्छा रवायत देने के लिए हमें बड़े ही मुहज़्ज़ब तरीके से दोनों पार्टियों को अवाम को लीड करना। हसन मुर्तज़ा साहब, आप भी समझते हैं आइंदा मुकाबले पीपल्स पार्टी और PMLN नहीं होंगे? यकीनन जी, मैं कर्नल साहब की बड़ी एहतराम करता हूँ जी, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है, और बिल्कुल वो सही कह रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी चले। उन्होंने था, मैं तो माना कि भुट्टो एक बहुत बड़ा अजीम लीडर था जी,
लेकिन मैं अगर थोड़ा सा उन्हें अर्ज करूं कि इसी हल्के के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट भुट्टो साहब ने बनवाई थी, नवाज शरीफ या जनरल ज़िया-उल-हक ने नहीं बनवाई थी। इस हल्के के अंदर टाउनशिप और ग्रीन टाउन इतनी बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो थी वो भुट्टो साहब ने दी थी, वो नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं दी थी। इसी हल्के के अंदर अगर आप मरियम कॉलोनी देखें और लेबर कॉलोनीज देखें, वो सारी भुट्टो साहब की देन है जी। और हमारा बिल्कुल नैरेटिव जरा कमजोर जरूर हुआ, हमारे नजरियात जो है वो मुफाहमत की वजह से कमजोर जरूर हुए, लेकिन वो एक सेकंड साहब, एक सेकंड, वो खत्म नहीं हुए। जहां पर उन्होंने इतनी गौर से देखा कि गलियों में से खवातीन कितनी निकल रही हैं, मर्द कितने निकल रहे हैं और वोट कितने डल रहे हैं, काश वो उन गलियों की हालत ज़ार भी देखते, वो वहां पर देखते कि उन गलियों में आज भी सोलिंग मौजूद है, सीवरेज मौजूद है, कोई दूध की नहरें और शहद की नहरें नहीं बहा दी थी PMLN ने, वहां पे काम नहीं हुआ, जिसके रिएक्शन में लोगों ने वोट पहले PTI को किया और अब पीपल्स पार्टी को किया। और ये एक हकीकत है, कोई चमक नहीं है ना। पीपल्स हमारे कैंडिडेट के पास जो पोजीशन है उसके असासे चेक करें, वो इतना पैसा लगा सकता है कि वो 5,000 से 32-33 हजार पे चला जाए। तो ये सारी चीजें काबिले गौर है जी, इनको इस तनाजुर में न लिया जाए। बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कर्नल बशीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एयाज शुजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक प्रोग्राम ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर का कत्ल चनियोट में, दिन दिहाड़े असिस्टेंट कमिश्नर झंग को चनियोट में कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के पस मंज़र में क्या है और क्या मुलजमान तक पुलिस पहुँच पाएगी और इस किस्म के वाक़यात आखिर बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट जनाब कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार साहब। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। दिन दिहाड़े असिस्टेंट कमिश्नर झंग का चनियोट में कत्ल, इस किस्म के वाक़यात, दुश्मनी के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हम देखते रहे हैं, जिसके नतीजे में बड़े बड़े खूबसूरत नौजवान, सरकारी अफसरान और बड़े बड़े अहम ओहदों पर फायज भी दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाते हैं। चनियोट में ऐसा कत्ल इंतज़ामिया के लिए, हुकूमत के लिए, पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिलाल इफ्तिखार साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि असिस्टेंट कमिश्नर झंग के जो कातिल हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और अब तक की जो वजह है वो क्या बयान की जा रही है? बिल्कुल जी, इसके लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें जो है इस साहब का जो है मर्डर हो गया। इसमें जी हम लोगों ने अभी टीमें तश्कील दी हैं, तीन टीमें तश्कील दी हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में रेड कर रही हैं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ये मुलजिम गिरफ्तार कर दिया जाएगा। वजह नात इसमें जो अभी तक यही सामने आई है कि इनकी ये फैमिली की आपस की फैमिली डिस्प्यूट था, दोनों एक ही कौम और बरादरी से इनका ताल्लुक है और आपस में इनकी शादियाँ भी हुई थी। इनका एक जो है वो नाली के मामले में आपस में तनाज़ा पैदा हुआ जो कि अल्टीमेटली मर्डर की शक्ल अख्तियार कर ली। जो दोनों FIR जो है वो रजिस्टर की जा चुकी है 543/21 और जो है जो उस FIR में 2 नामजद मुल्ज़िमान है वो इंशाल्लाह उसकी तलाश जारी है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो बंदे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये बताइएगा बिलाल साहब के इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, ख़ासतौर पर हम ख़ानदानी दुश्मनी की बात करें, तो पहले कोई ऐसे सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होने चाहिए एक सरकारी अफसर के लिए कि अगर इस किस्म की उसकी दुश्मनी चल रही है या आज खुद उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, क्या वजह क्या थी? ये बेसिकली एक फैमिली डिस्प्यूट था, कोई लॉन्ग अवेटेड फैमिली कोई ऐसा ज़मीन वगैरह का फैमिली डिस्प्यूट नहीं था, ये एक नाली से मंसूब था। AC साहब का जो है घर जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो उसके बैक साइड पे घर था जो कि उनके रिश्तेदार का था, वहाँ से उन्होंने एक नाली निकाली जो कि उनके घर के सामने से गुजर रही थी और मौके पे ही इनकी आपस में लड़ाई हुई, उनकी हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए और उसके बाद वही हार्श वर्ड जो है वो जो है मर्डर में का मोजिब बने। जो मुल्जिमान है वो जट बरादरी से उनका ताल्लुक है और बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड है, पेट्रोल पंप पे काम करता था। बेटा जो है उसकी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और जो उसका वालिद है उसकी तकरीबन 50 से ऊपर जो है उसकी एज है। यानी आप समझते हैं कि अगले 24 घंटे में ये मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो जाएंगे? इंशाल्लाह जी, हमारी कोशिश पूरी है कि 24 महीने से भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएं और हम लोग जो है अभी भी मैं फील्ड में हूँ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करने की।
बिलाल साहब, आपका फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पुलिस का एक खौफ होता था पहले कि ख़ासतौर पर इस किस्म के केसेस करते हुए या कत्ल के जो वाक़यात थे इंटीरियर पंजाब के अंदर, उस पर पुलिस की बड़ी मजबूत ग्रिप थी। क्या आप समझते हैं उस पर कहीं वीकनेस आई है या अभी भी हम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पंजाब बेहतर है? नहीं जी, लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में पंजाब एक बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है। अभी भी पुलिस का जो एक अच्छे तरीके से जो है बुरे लोगों के सामने जो खौफ है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन ये इस तरह के जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, इनमें जो है जो पुलिस का जो खौफ है वो एक तरफ हो जाता है और आपस की जो दुश्मनी है वो चीज़ सामने आ जाती है, जो कि फिर बाद में जो है रंजिश का या कत्ल का मौजब बनती है। तो मेरे ख्याल में कि बुरे लोगों के लिए अभी भी जो है पुलिस को एक इबरत का निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इफ्तिखार साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिनोट हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या, एक नौजवान अफसर का दिन दिहाड़े कत्ल, और जैसे कि DPO बिलाल इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि मुलजमान 24 घंटे से पहले एक गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में शनाख्त भी है, एक ख़ानदानी दुश्मनी का कत्ल है। ऐसे मुलजमों को पकड़ना पुलिस के लिए कदरे आसान भी होता है, क्योंकि कोई अंधा कत्ल नहीं है, और पुलिस पर उम्मीद भी है कि ये मुलजम जल्द पकड़े जाएंगे। सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त और ख़ास तौर पे एक दूसरे के साथ दुश्मनी के वाक़यात, ये इस सोसाइटी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। माजी में भी ऐसे वाक़यात होते रहे, अब भी शायद उस वक्त तक होंगे जब तक हम इस अदम बर्दाश्त के रवैये से जो है दूर नहीं जाएंगे और आपस में अफ़वाम व तफ़हीम के साथ मामलात को हल करने की तरफ पेशकदमी नहीं करेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।